हेलो दोस्तों, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज से टीआरई 4 के लिए के रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का है। इसमें यूपीएससी टीआरई 1, 2, 3 अभी एग्जाम का क्वेश्चन है। पहले हम लोग 6 to 8 देखेंगे। जर्नल स्टडीज का हम लोग तीनों 1 to 3 टीआरई का एक बार देख लेंगे। पहले हम लोग मैन पेपर जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स वाला पेपर वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 68 वाला सामाजिक विज्ञान वाला क्वेश्चन है, जिसमें 40 क्वेश्चन पहले हिस्ट्री का है। तो हम लोग वो देखते हैं हिस्ट्री का। पहले 71 वाला, कौन से यूरोप के देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ? ए है पुर्तगाल एवं स्पेन, बी फ्रांस एवं इंग्लैंड, सी जर्मनी एवं इटली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। ये होगा पुर्तगाल और स्पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 वाला, प्रारंभिक भौगोलिक खोज का परंपरागत मत क्या है? 72 का है ऑप्शन ए आर्थिक कारण, बी नए क्षेत्रों की खोज, सी ईसाई धर्म का प्रचार, डी में से एक से अधिक, और ई है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें धार्मिक कारण भी था, नए क्षेत्रों का खोज भी था, और ईसाई धर्म का प्रचार भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 वाला, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1775 में, बी 1777 में, सी 1773 में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और इस ई वाला इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 73 का। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी कब? 73 में। कब हुई थी बोस्टन टी पार्टी की घटना? 73 में, मतलब 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 74, अमेरिका स्वतंत्रता। हाँ, बोस्टन टी पार्टी वाले का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? 1773 में हुई थी। और क्यों हुई थी ये देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। इसमें सैमुअल एडम्स के नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों ने चाय की 300 पेटियों को समुद्र में फेंका था, जिसे इतिहास में बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने उपनिवेशों की एकता तोड़ने के हेतु टाउन रोड अधिनियम 1767 में के तहत चाय को छोड़कर लगाए गए सभी कर वापस ले लिए गया था। 5 मार्च 1770 को चाय के मुद्दे पर बोस्टन बंदरगाह में आंदोलनकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए और 6 लोग घायल हुए थे। अब 74 वाला देखते हैं। 74 वाला, अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? ए है थॉमस जेफरसन, बी है रॉबर्ट ली, सी अब्राहम लिंकन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई वाला इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए वाला, थॉमस जेफरसन। अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेकिंगरन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महासम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार की गई स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महासम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का उद्घोषणा पत्र जारी किया गया था। लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। विश्व में पहली बार लिखित संविधान 1789 ईस्वी में 1789 मतलब 1789 ईस्वी में यूएसए में लागू हुआ था। 1789 1789।
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 ईस्वी के मध्य हुआ था। अमेरिका को स्वतंत्रता 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा प्राप्त हुई थी। अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा। 75 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 75 वाला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की क्रांति से कौन कौन संबंधित था? ए है रूसो, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू, सी है वोल्टेयर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई जैसा इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 75 का डी। 75 का आंसर डी होगा। इसमें रूसो भी था, मॉन्टेस्क्यू भी था, वोल्टेयर नहीं था। रूसो और मॉन्टेस्क्यू था। देखते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। रूसो और मॉन्टेस्क्यू एवं वोल्टेयर। रूस फ्रांस की क्रांति में रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ने फ्रांस की क्रांति के सर्वाधिक योगदान दिया था। सबसे ज्यादा योगदान कौन दिया था फ्रांस की क्रांति में? रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ने। फ्रांस के राज्य क्रांति वर्ष 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रांस में क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब और किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में। इस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के जेल के फाटक को तोड़ करके बंदियों को मुक्त कर दिया था। और रूसो और मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर की कुछ रचना है। इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, तथा लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। और लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। और कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की रचना है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वोल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। और कानून की आत्मा मतलब द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की रचना है। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉ। 75 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 75 में 76, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। महामंदी का काल था आर्थिक समस्या। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। ए है आर्थिक समस्या, बी धार्मिक समस्या, सी सामाजिक समस्या, में से एक से अधिक है, और ई में से कोई नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी, मंदी आर्थिक समस्या से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 77 का आंसर देखते हैं। झारखंड क्षेत्र उलगुलान विद्रोह के नायक थे। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। ए है बिरसा मुंडा, बी ऑप्शन सिद्धू, सी कानू, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। 78 का क्वेश्चन देखते हैं। 78 में है भागीरथ मान जी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? 78 का क्वेश्चन क्या है? भागीरथ मान जी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? ए है च्वार, बी संथाल, सी मुंडा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का आंसर होगा बी संथाल। भागीरथ मान जी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? किस जनजाति से संबंधित था? संथाल से। सफर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? संथाल से। भागीरथ मान जी के नेतृत्व में 1868 ईस्वी में सपा हर आंदोलन हुआ था। कब हुआ था सपा हर आंदोलन? 1868।
सफार आंदोलन का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्थन। सफार आंदोलन का अर्थ क्या होता है? सिंह बोंगा के प्रति समर्थन। सपाहर आंदोलन की किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान वन देवता की अवधारणा को भी लोकप्रिय बनाया गया था। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा में खरवार जनजाति में हुआ था। इन्होंने बाबा जी नाम से जाना जाता है। भागीरथ मांझी किस नाम से जाना जाता है? बाबा जी नाम से। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में इन्होंने चलाया था। ज्वार विद्रोह का नेतृत्व 1769 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक रघुनाथ महतो ने किया। ज्वार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो आंसर ऑप्शन ए में है, ज्वार विद्रोह का नेतृत्व हुआ था रघुनाथ महतो के द्वारा। ज्वार विद्रोह हुआ था 1769 से 1778 तक। इसका नेतृत्व किया था रघुनाथ महतो ने। ज्वार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रघुनाथ महतो ने। यह कब से कब तक हुआ था? 1769 से 1778 तक। अब देखते हैं 79 वाला क्वेश्चन। 79 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। ए है मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। बी भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। सी भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा भी हो रहा था। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण भी हुआ था और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर के कारण भी हुआ था। 80 का क्वेश्चन देखते हैं। 80 वाला देखते हैं। और अपने वैश्विक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 80 का आंसर होगा एक से अधिक होगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी लागू किया था और महलवाड़ी बंदोबस्त भी लागू किया था। अपने शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की थी? इसमें से तीनों अंग्रेजों ने कर ही दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 80 का। 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, इस्तेमारी भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। कब किया था? 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इस्तेमारी भी कहते हैं। कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को। कौन लागू किया था? जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? 1793 में कॉर्नवालिस ने। इसके अंतर्गत लगभग वसूली का 10/11 भाग 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया था। 11 जमींदार को यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू था। यह व्यवस्था कितने पर लागू था? ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अतिरिक्त बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार प्रयोगात्मक रूप से कर्नल अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किया गया था? अलेक्जेंडर रीड ने। कब किया था? 1792 में। कहाँ किया था? बारामहल जिले में पहली बार। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रॉबर्ट वार्ड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसको माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसको माना जाता है? टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत भूभाग का 51% मतलब 51% हिस्सा शामिल था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का जो अंग्रेज के अंदर था उसको ब्रिटिश भारत कहते थे, उसका 51% मतलब आधे से ज्यादा 1% ज्यादा हिस्सा शामिल था। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 में अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे पहली बार 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 वाला। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? 81 वाला क्वेश्चन क्या है? लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? ए है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, बी है कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, सी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 81 का आंसर डी होगा। 81 का आंसर डी, क्योंकि इसमें से एक से अधिक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी होना चाहिए, ये भी था। कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, ये भी था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये भी था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1917। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की कब थी? 1917, 16 अप्रैल 1917 को। अब इसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लेनिन ने कहा कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंक को राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने हेतु राजी कर लिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा विश्व प्रथम बार राजा को हटाकर जार शासक निकोलस द्वितीय, राजा कौन था? जार शासक निकोलस द्वितीय, मजदूर का शासन प्रारंभ किया। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा क्या किया था? विश्व प्रथम बार, पूरे दुनिया में पहली बार राजा को हटाकर, राजा कौन था? जार, वो जार शासक कहलाता था, वो निकोलस द्वितीय था। और इसको हटाकर मजदूर का शासन प्रारंभ किया था। लेनिन को रूस का गांधी कहा जाता है। लेनिन को कहा जाता है? रूस का गांधी। लेनिन को रूस का गांधी कहा जाता है। 82 वाला आंसर देखते हैं। 82 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? इनमें से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड, मतलब सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड, मतलब दोनों एक ही है, कोड संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ए है संपत्ति का अधिकार, बी है विधिक समानता, सी है जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 82 का आंसर होगा डी। 82 का आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। सिविल कोड 1804 क्या था वो देखते हैं। 21 मार्च 1804 को नेपोलियन कोड की स्थापना की, जिसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में किसको जाना जाता है? 21 अप्रैल 1804 के नेपोलियन कोड को। इसमें क्या था? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार पर रोक लगना चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में अवसर सभी को समान मिलने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें आपराधिक कोड, सैन्य कोड और नागरिक प्रतिक्रिया संहिता तथा वाणिज्यिक कोड शामिल थे। आधुनिक फ्रांस के जनक नेपोलियन को कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस के जनक किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि हमारे विजयी अभियानों से अधिक स्थायी हमारे सुधार होंगे। नेपोलियन ने क्या कहा था? नेपोलियन ने स्वयं कहा था, मतलब नेपोलियन ने खुद कहा था
कि हमारे विजय अभियान, मतलब वो जिसको जीता उससे अधिक स्थायी हमारे सुधार होंगे, मतलब वो जो काम करेगा। अब 83 का क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? ये है कलकत्ता, बी पटना, सी सिंगापुर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। कलकत्ता पटना तो होगा नहीं, क्योंकि उस समय वो भारत में था ही नहीं, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कब क्या था वो देखते हैं। 6 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के एक बड़े मैदान पडांग में अपना प्रसिद्ध दिल्ली चलो का उद्घोषण किया था। कब क्या था? 6 अप्रैल 1943 को। कहाँ से क्या था? सिंगापुर के बड़े मैदान पडांग में अपना प्रसिद्ध दिल्ली चलो का उद्घोषण किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और उन्हें राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर बोलते समय। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। पहली बार 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और फिर 2 जुलाई 1943 को, सितंबर से फिर जुलाई आ गया, 42 से 43, मतलब दूसरे साल 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र सिंगापुर पहुंचे और इन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति 4 जुलाई 1943 को घोषित किया गया। 2 जुलाई को पहुंचे सिंगापुर और 4 जुलाई 1943 को सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को घोषित कर दिया गया। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में आया था। ये ब्रिटिश सेना के भारतीय अधिकारी थे। 84 वाला आंसर देखते हैं। क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? ए है नागपुर सत्र, बी लखनऊ सत्र, सी सूरत सत्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में कोई नहीं। 84 का आंसर होगा ए नागपुर सत्र। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? नागपुर सत्र में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। कब लिया गया था? दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन के असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में 31 मई 1921 ईस्वी में ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 सितंबर 1921 ईस्वी को मदुरई से गांधी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और आजीवन अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। गोरखपुर जिला कहाँ है? यूपी में। चौरी चौरा जी, गोरखपुर जिला कहाँ है? यूपी में। कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला जो यूपी में है, चौरी चौरा नाम स्थान पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक घटना घटी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा वापस ले लिया गया, क्योंकि हिंसक घटना घटी थी। कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर आंदोलनकारी और पुलिस के बीच हिंसक घटना घटी थी, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन जला दिया था, जिसमें कई पुलिस कर्मी मर भी गए थे। सितंबर, और फिर इसलिए गांधी जी इससे असंतुष्ट होकर
क्योंकि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, इसलिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। कब लिया असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को घटना हो और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में सीवी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया। अंतिम रूप से अनुमोदन कहाँ किया गया है? वार्षिक अधिवेशन में 26 को नागपुर अधिवेशन में। अब 85 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? ये वाला तो सबके मुंह पर होता है, सीधा इसका आंसर बेलगांव 1924। 86 वाला आंसर ये क्वेश्चन देखते हैं। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? ए है नमक सत्याग्रह, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आसान क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह ये वाला। इसका विश्लेषण देखते हैं। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा को क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अपने 78 सहयोगी को सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी साबरमती आश्रम से 241 मील की पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के गांव दांडी पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, जिसमें 78 सहयोगी थे उनके साथ और साबरमती आश्रम से निकले थे 241 मील की पद यात्रा के बाद, मतलब पैदल 241 मील पैदल यात्रा की थी। और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के गांव दांडी पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। 12 मार्च को स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च तथा राजनीतिक सत्ता पारित हेतु मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च से की थी। 87 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सीधा आंसर देखते हैं, बी कुंवर सिंह। ये बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछता है। 88 वाला आंसर देखते हैं। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ए है चितरंजन दास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। 1 मतलब 139 1939 में। इसका उद्देश्य राजनीतिक में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना था।
1938 में हरिपुर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस, हरिपुरा कहाँ है? कर्नाटक में है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया 1939 में कांग्रेस का चुनाव हुआ उसके अध्यक्ष के लिए, जिसमें गांधी जी की तरफ से उसके उम्मीदवार पट्टा सीतारमैया थे। इसमें पट्टा सीतारमैया हार गए थे। दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए जिसमें गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार मानी। सुभाष चंद्र बोस जीत गए और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए, इसलिए गांधी जी ने उसमें व्यक्तिगत हार मानी, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हार बताई। चुनाव पश्चात अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी के इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, परंतु गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। क्या किया गया? चुनाव पश्चात मतलब चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी के इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, परंतु गांधी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जीत कर भी इस्तीफा दे दिया और इसकी जगह पर कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के हैं। 89 वाला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्यांश स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की रचना की थी? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार की रचना किसने की थी? ए है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए बाल गंगाधर तिलक। 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 वाला, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? किसने अवध किसान की स्थापना की थी? अवध किसान की स्थापना किसने की थी? ए है बाबा रामचंद्र दास, बी दयानंद सरस्वती, सी बिरसा मुंडा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए बाबा रामचंद्र दास। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बाबा रामचंद्र दास ने। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बाबा रामचंद्र दास ने। बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। बाबा रामचंद्र दास ने वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र दास ने 1920 में असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा के गठन किया था। कब किया था? 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में बाबा रामचंद्र दास ने। इस सभा ने किसानों से बेदखली भूमि से जोते तथा बेगार न करने की अपील की थी। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। अवध के क्षेत्र सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्यों ने किया। अगला 91 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? 91 वाला क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? ए है दीनबंधु मित्र, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। 91 का आंसर होगा सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। आनंद मठ बंगला भाषा का एक उपन्यास है। आनंद मठ क्या है? बंगला भाषा का एक उपन्यास है। इसकी रचना 1882 में हुई थी। आनंद मठ की रचना कब हुई थी? 1882 में। किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम किसमें प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था।
नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचना दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण की रचना 1859 ईस्वी में हुई थी। नील दर्पण की रचना कब हुई थी? 1859 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी? गीतांजलि की। कब की थी? 1913 में। इसीलिए इसको रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई थे। पहले गैर यूरोपीय थे और पहले एशिया में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। और यूरोपीय और गैर यूरोपीय भी थे। टैगोर की गीतांजलि, चोखेर, टैगोर की रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन बुक है? गीतांजलि है, चोखेर बाली है, गोरा है, घोरे बाइरे है और काबुली वाला है। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन रचना है? गीतांजलि पहले तो ये सब जानता है। दूसरा है चोखेर बाली गांधी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। और कौन है? चोखेर बाली। और गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। और घोरे बाइरे भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और काबुली वाला भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चार अध्याय काबुली वाला, 4 अध्याय आदि बेहद चर्चित रचना है। 4 अध्याय भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कितनी हो गई? गीतांजलि हो गया, चोखेर बाली हो गया, गोरा हो गया, घोरे बाइरे हो गया, काबुली वाला हो गया, 4 अध्याय भी। अब 92 का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नया भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? कहाँ था? उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब कश्मीर की तरफ। तो इसका ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अंसारी, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 92 का आंसर होगा सी अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में देखते हैं। 92 खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन 1929 में स्थापित की गई थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन पत्रिका निकाली थी? पख्तून। खान अब्दुल गफ्फार खान का पत्रिका है पख्तून। दूसरा पॉइंट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारी पर गोली चलाने से मना कर दिया था। और 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण प्रारंभ हुए और जो 5 मार्च 1931 ईस्वी तक चला। 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था जो 5 मार्च 1931 को चला था। 5 मार्च 1931 तक चला था। 1931 को बंद क्यों दिया था? क्योंकि गांधी हिजन समझौता हुआ था। गांधी हिजन समझौते में ही गांधी जी मान गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए, जो ब्रिटेन में होना था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सिर्फ मात्र व्यक्ति थे कांग्रेस की तरफ से जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का चला, क्योंकि 1932 से तीसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया जिसमें गांधी जी का बात नहीं माना गया। इसलिए गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 से चलाया और 1934 तक चला।
93 का देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा स्थान खाजना कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? ये है ए वाला आंसर, सिलाव खाजा। सिलाव भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ स्थानीय हलवाइयों द्वारा बनाए जाने वाले खाजा मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। 94 का क्वेश्चन देखते हैं। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन एवं शिल्प उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए, रेलवे के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसको रेशमी सिटी भी कहा जाता है। 95 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका तो आंसर एक से अधिक होगा, क्योंकि लीची मुजफ्फरपुर सब जानता है, केला वैशाली। लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, दरभंगा। मखाना मधुबनी और दरभंगा में ज्यादा होता है। जूट प्रसिद्ध, पूर्णिया जूट के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास में चावल ज्यादा होता है। बिहार के 6 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, नवादा के मगही पान, निचली क्षेत्र मखाना, मुजफ्फरपुर शाही लीची, पश्चिम चंपारण मिर्च चावल। अब 96 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? छपाई तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। छपाई तकनीक का कहाँ हुआ था? चीन में। छपाई तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन में सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था लगभग 594 ईस्वी। कब? लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़ कर किताबें छपाई जाने लगी। कब हुआ था चीन में? 594 ईस्वी। भारत छपाई खाना का विकास पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत हुआ। भारत में छपाई खाना का विकास कब हुआ था? पुर्तगाली के आने के बाद। फिर सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रालय प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाए। वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। पहली पुस्तक किसने छापी थी? 1556 में गोवा के पादरियों ने। वर्ष 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में एक मुद्रणालय की स्थापना की। मुद्रणालय बोला जाता है हिंदी में छापा खाना को, मतलब प्रिंटिंग प्रेस। नाम थोड़ा अजीब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 वाला। 97 का क्वेश्चन है 1917। 1917 के कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल 1917 में इसकी स्थापना किसने की थी? ए है सेठ हुकुम चंद्र ने, बी द्वारकानाथ टैगोर ने, सी जमशेदजी भाई ने, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 का आंसर है ए, सेठ हुकुम चंद्र ने। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुम चंद्र। 1917 में कलकत्ता में प्रथम जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुम चंद्र ने। 1917 में कलकत्ता में प्रथम जूट मिल की स्थापना की थी। 98 का क्वेश्चन देखते हैं। होम चार्जेस क्या थी? होम चार्जेस क्या था? देखते हैं। ए, भारत के बाहर ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज, बी, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण,
सी ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ए उपरोक्त में से कोई नहीं। 98 का आंसर होगा डी। 98 का आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। होम चार्जेस गृह शुल्क। होम चार्जेस क्या होता है? गृह शुल्क भारत की ओर से राज्य सचिव द्वारा ब्रिटेन में किए गए व्यय को संदर्भित करता है। औपनिवेशिक शासन काल के समय 1813 के चार्टर एक्ट के तहत होम चार्जेस ने भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, जिसमें निम्नलिखित शामिल था। नंबर 1 था पूर्वी भारत के स्टॉक पर लाभांश ऋण पर ब्याज। दूसरा था भारत कार्यालय लंदन में अधिकारियों और प्रतिष्ठानों तथा इमारतों के वेतन एवं पेंशन बचत। सी ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों का लाभांश। चौथा भारत से ब्रिटिश सैनिकों की परिवहन लागत आदि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 वाला। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? भारत माता की पेंटिंग किसने चित्रित की? सीधा कहें तो भारत माता की पेंटिंग किसने बनाया? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब टैगोर ही है। तो इसका आंसर होगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता की पेंटिंग चित्रित किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य मतलब कब्जा को तोड़ा तथा मुगलों स्वदेशी पारंपरिक कलाओं एवं अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता के चित्र को पहली बार बनाया था। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी 1870 में। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के समय किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी और 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी भारत माता के चित्र को पहली बार 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तथा बहिष्कार के प्रस्ताव पारित हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक में बंगाल विभाजन का विरोध के स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 किसके विरोध में? कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ था। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन 100 वाला देखते हैं। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? किसने यंग इटली क्या था? एक गुप्त संस्था था। किसने स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है मेदिनी, बी इमैनुअल टू, सी गैरिबॉल्डी, डी वाला एक से अधिक और ई वाला इसमें से कोई नहीं। 100 का आंसर होगा ए मेदिनी, क्योंकि इटली की मेदिनी थे। वर्ष 1831 इसमें यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेदिनी ने की थी। कब की थी यंग इटली की स्थापना? जो गुप्त संस्था थी 1831 में इटली में। इटली के एकीकरण का जनक प्रतिपादक जोसेफ मेदिनी को ही माना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक किसको माना जाता है? मेदिनी को। जोसेफ मेदिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। मेदिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के
हाथ में दे दो, कथन जोसेफ मेजनी ने कहा था। जोसेफ मेजनी ने कहा था, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक को, मतलब नौजवानों को दे दिया जाए। गैरिबॉल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। विक्टर विक्टर एमेनुअल सर्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबॉल्डी को दिया जाता है। इटली का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मेजनी को भी दिया जाता है, काउंट काबूर और गैरिबॉल्डी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद बहिष्कार के सिद्धांत को कौन प्रबल विरोधी था? 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत में कौन प्रबल विरोधी था? ए है मोतीलाल नेहरू, बी है चित्तरंजन दास, डी लाला लाजपत राय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्योंकि 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी उपयुक्त में से एक से अधिक थे, क्योंकि इसमें चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू मैम थे। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी थे। कांग्रेस चाह रही थी कि हम सरकार में नहीं जाएं, और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जैसे नेता चाह रहे थे कि हम चुनाव में उठे, जीते और अंदर जाके उसका विरोध करें। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ था। चित्तरंजन दास को प्यार से देशबंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को प्यार से क्या कहा जाता है? देशबंधु। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास 1922 में भारतीय गया अधिवेशन के अध्यक्ष। चित्तरंजन 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाना था। दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी बनाया था, जो 1927 में स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिल के स्वराज पार्टी बनाया था। कब? 1923 में। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि CR दास क्या थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे। तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास, CR दास का फुल फॉर्म चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन